तो ऑल इंडिया सर्विसेज पर बात हो रहा था कल, हाँ या ना? पानी भिजवाना, पानी। चलिए, अखिल भारतीय सेवा, कितनी अखिल भारतीय सेवा है भारत में? हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज आर देयर? ये तो गजब हो गया। हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं हमें उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, ये तो खतरनाक है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस चीज़ से आप जुड़े हैं आपको उसकी बेहतर जानकारियां हमेशा होनी चाहिए। क्यों वेट कर करते हो कि कोई पढ़ाए उन चीज़ों को? वो तो खुद में होना चाहिए ना कि वो चीज़ों को क्या करें, हम सीखें, जानें। यस, अभी मैंने कल एक बुक ऑर्डर की थी, कल आया है वो। एक क्या मतलब, वो 10 की सेट है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिबेट है उस पर, और कल पढ़ना चालू किया हूँ उसे। बड़ा अच्छा बुक है, मतलब उस पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन किस प्रोविज़न को लेकर क्या क्या बोलता था, क्या हुई, उस पर डिबेट हुई तो किसने अपनी क्या बात रखी, फाइनल क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वो पूरी बुक केवल सेट 29,000 समथिंग की है। तो मुझे और थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी उसको पढ़ने के बाद। वैसे ही आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी में आपको ये सर्विसेज मिलने वाली हैं, हाँ या ना? तो अगर ये सर्विसेज मिलने वाली हैं तो आपको इन सर्विसेज की जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन देख लेना, ऑनलाइन देख लेना, चल रहा है। हाँ चलो। देखिए, देयर आर 3 सर्विसेज। कितने सर्विसेज हैं? 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं भारत में। बाकी बेसिक पहले ये समझिए सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं। सर्विसेज बेसिकली होती हैं 3 टाइप्स की: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? स्टेट सर्विसेज। जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो इनको अपॉइंट तो सेंटर कर रहा होता है, बट इनको अलॉट होती हैं कैडर्स, मतलब स्टेट्स। ये काम करती हैं राज्यों में, परंतु उनकी नियुक्ति, इनको हटाने का अधिकार, इवन सस्पेंड राज्य सरकारें कर सकती हैं, पर एक सीमित लेवल पर। उसके लिए भी सहमति केंद्र सरकार से चाहिए होती है। मतलब एक तरह से इन पर पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार का ही होता है। दूसरी सर्विसेज होती है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस समझ में आया? तो ऐसी सर्विसेज जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हुआ? ऐसी सर्विसेज जिसमें
अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंटर। ये अलॉट कहां, इनको कैडर कहां अलॉट हो रहे हैं? स्टेट्स में। यस एंड नो? इनको कैडर अलॉट हो रहा है स्टेट में। टेम्परेचर बढ़ा दूं क्या? आज आप लोगों को ठंड लग जाएगी। तो कैडर अलॉट होता है और वो फिर काम करते हैं राज्यों में। यस, मान लेते हैं कि आप एक आईएएस बन गए और आपको अलॉट हुआ द छत्तीसगढ़ कैडर। यस, अब अगर आपको केंद्र सरकार दिल्ली लेकर जाती है किसी भी पद के लिए, तो आपका कैडर दिल्ली नहीं होगा, आपका जीवन भर कैडर छत्तीसगढ़ ही होगा। छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस ऑफिसर कहलाएंगे आप डिप्यूटेशन में जाएंगी कहां? दिल्ली। यस, फैन को बंद कर देना ये वाली। यस, मतलब आप राज्य के लिए काम करेंगी अपनी जिंदगी भर पर। अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंटर। जबकि सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं, सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं, ये वाला तो बंद ही नहीं हुआ बाबू, कम करो। सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिनको अपॉइंट सेंटर कर रहा है और काम भी सेंटर के अंदर करेंगे। और स्टेट सर्विसेज वो होती हैं जिनकी नियुक्ति स्टेट करती है और वो काम भी स्टेट में ही करते हैं, लाइक डिप्टी कलेक्टर्स, डीएसपी एंड जितने भी नीचे रैंक के कर्मचारी हैं, सब स्टेट सर्विसेज के कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको दो सर्विसेज दिखाई देंगी, एक ऑल इंडिया सर्विसेज और एक सेंट्रल सर्विसेज। आर्टिकल 312 के अंतर्गत, कितने के अंतर्गत? आर्टिकल 312 के अंतर्गत भारतीय संविधान के कौन सा भाग में? भाग 14 में 3 प्रकार के सर्विसेज की बात की गई है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईफोर्स। यस, दीज 3 सर्विसेज आर ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा है ये। जबकि सेंट्रल सर्विसेज की तो गिनती खत्म नहीं होगी। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ईएसई, इसको आईएएस भी बोलते हैं कई बार, पर क्योंकि इकोनॉमिक सर्विसेज और ये दोनों मिल जाएगा इसलिए मैं इसको ईएसई लिख रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज जो हैं, दीज आर दी सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं ये। यस, और ये है अखिल भारतीय सेवा। इनको कैडर अलॉट नहीं होता, ये हमेशा किसके लिए काम करेंगी? केंद्र सरकार के लिए, हमेशा। और अखिल भारतीय सेवा में इनकी नियुक्ति तो केंद्र कर रही है, पर ये कार्य कहां कर रहे हैं? स्टेट्स में, राज्य में। मतलब अधिकारी किसका? केंद्र का। किसके कंट्रोल में? केंद्र के। कार्य कहां कर रहा है? तो किसको कंट्रोल करने का प्रयास है? किसको? केंद्र के द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से राज्यों को नियंत्रित करना। मतलब शक्ति किसके हाथ में चली गई? फिर से आ रहा है समझ में? जबकि फेडरल कंट्रियों में, संघात्मक देशों में जब हम बात करते हैं, वहां पर सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज बिल्कुल अलग होती हैं। केंद्र के अधिकारियों का राज्य से लेना देना नहीं और राज्य के अधिकारियों का केंद्र से नहीं। यस, क्योंकि वहां पर केंद्र और राज्य बिल्कुल अलग अलग होती हैं। यस, जबकि यहां पर केंद्र नियुक्ति कर रहा है और कार्य कहां कर रहे हैं? स्टेट में। एक स्टेट की बात बताता हूं, रियल एग्जांपल। एक स्टेट में
केंद्र में सरकार बदली, मोदी जी की गवर्नमेंट आई, और उसके बाद एक राज्य में चुनाव होने वाले थे उससे 2-3 साल बाद, और उस राज्य में चुनाव होने वाले थे और चुनाव के माहौल से समझ में आने वाला लग गया था कि कौन जीतने वाला है। और जो वहां पर पहले की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री न्यूज चैनल में आकर ये कहते हैं कि ये IAS IPS हमें काम नहीं करने दे रहे, आप इन्हें ले जाइए। केंद्र सरकार को कह रहे हैं आप इन्हें ले जाइए, हम अपने डिप्टी कलेक्टर और DSP से काम चला लेंगे। क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के बीच ये माहौल बन गया था, क्योंकि सरकार बदलने वाली है तो पिछली सरकार की सुनना बंद कर दिए थे, क्योंकि केंद्र में भी उन्हीं की सरकार और राज्य में भी उन्हीं की सरकार बनने वाली थी। और उनको पता था कि, और उन अधिकारियों को एक चीज समझ में आ गया था कि केंद्र में वो सरकार लंबी रहने वाली है, 2014 से अभी भी चल ही रही है, और राज्य में भी वो सरकार लंबी रहने वाली है, तो बेटर है कि उनकी सुन लो। अखिलेश यादव को न्यूज चैनल में आके बोलना पड़ा था, गूगल कर लेना, कि अपने IAS IPS को ले जाओ, हम अपने डिप्टी कलेक्टर और DSP से काम चला लेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र अपने IAS IPS के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्यों को क्या करने लग गई थी? नियंत्रित, कंट्रोल। दैट इज द यूनिटरी पावर, यूनिटरी फीचर ऑफ दी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि इन IAS IPS के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर क्या कर पाती है? नियंत्रण। इनको हटाने का अधिकार भी राज्य के पास नहीं है। वो अलग बात है कि एक IAS IPS जो है वो अपने प्रमोशंस को लेकर के और अच्छे पद को लेकर के हमेशा राज्य सरकार की सुनता है, पर अगर कोई IAS IPS ये सोच ले कि मैं राज्य की सरकार की सुनूंगा ही नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है तो यस, क्योंकि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा आपको सस्पेंड करेगी और 1 महीने के अंदर अंदर परमिशन लेनी पड़ेगी राज्य सरकार को केंद्र सरकार से, अगर आपको सस्पेंड करती है तो। और अगर परमिशन नहीं मिलेगा तो सस्पेंशन भी कैंसिल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के हाथ में है, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहे हैं आपकी। यस, इसीलिए तो ऑल इंडिया सर्विसेज है, पावरफुल पोस्ट है, इसीलिए किसी से नहीं डरते। इसलिए कई बार देखेंगे कि विधायक वगैरह, कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाती है IAS और IPS अधिकारियों से उनकी, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए रियलिटी यही है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में CAG की बात की गई है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पढ़ाऊंगा आगे, बस अभी सुन लो। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट कर रहा है, मतलब क्या? अकाउंट्स की जांच करना, आय व्यय की जानकारी इकट्ठा करके उसका एक अकाउंट बुक बनाना। आ रहा है समझे? अकाउंट काम करता है, कैग करता है भारत में। जैसे कि आप महीने में कैलकुलेट करते होंगे कि कितना पैसा घर वालों ने भेजा और कितना पैसा तुमने खर्चा कर दिया, और कितना तुम्हारे पास बचा है, उस हिसाब से तुम पार्टी करो या फिर बाहर घूमने जाओ या फिर ना जाओ, या फिर घर वालों से मांगो दोबारा। सबकी अलग अलग पॉलिसीज हैं। वैसे ही सरकार की कितनी आय है, सरकार कितनी व्यय कर रही है, इसकी पूरी जानकारी कैग अपनी रिपोर्ट में देता है। केंद्रीय यूनियन गवर्नमेंट की जानकारी राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य की जानकारी राज्यपाल को सौंपता है। यस, उसमें पूरी जानकारी लिखी होती है कि कौन सी सरकार किसमें कितना खर्च कर रही है और वो खर्च करना सही है या गलत।
यस। अब दिक्कत यह है कि फेडरल देशों में जो लेखा मशीनरी या ऑडिट मशीनरी होती है वो केंद्र की अपनी अलग होती है और राज्य की अपनी अलग होती है, जबकि भारत में जो कैग है वो केवल सेंटर में बैठी हुई है, जिसकी अपॉइंटमेंट भी सेंटर कर रही है थ्रू राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार ही इनकी नियुक्ति कर रहा है, राज्य नियुक्ति नहीं कर रहा है। कौन नियुक्ति कर रहा है? केंद्र। और ये किसके अकाउंट्स की भी ऑडिट कर रहा है? राज्यों की भी। मतलब केंद्र का अधिकारी राज्य में घुस गया कि नहीं घुसा? घुस गया। दूसरी चीज, इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से कई बार राज्य सरकारें ये आरोप लगाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य सरकारें कई बार ये आरोप लगाती हैं कि इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से कई बार सरकारें, केंद्रीय सरकारें राज्य के चुनावों को भी प्रभावित करती है। ऐसा राज्य सरकारों का कई बार मानना होता है। अब ऐसा इसलिए कि कैग की रिपोर्ट में आ गई, मान लीजिए अभी चुनाव होने वाले हैं किसी राज्य में, और कैग के रिपोर्ट में आ गई कि सरकार ने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बिना मतलब का खर्चा किया और मन लगा के करप्शन किया। भाई कोल आवंटन घोटाला, कोलगेट जिसे कहते हैं, 2G घोटाला, ये बड़े बड़े घोटाले कहां से सामने आए? इसके रिपोर्ट से। ये भारत में तुमको बड़े बड़े घोटाले दिखाई दिए, ये कैग की रिपोर्ट के ही तो सामने आए। यस। अब जैसे कैग ने अपने रिपोर्ट में एक समय दिया, उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और कैग ने अपने रिपोर्ट में दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एडवर्टाइजमेंट में मन लगा के खर्चा किया जो कि जरूरत नहीं थी, और कुछ ज्यादा ही किया। यस। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, तो हमें बदनाम किया जा रहा है। कैग ने कहा जो सही रिपोर्ट है हम वो दे रहे हैं, पर यहां पर आरोप प्रत्यारोप चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये अधिकारी किसके? केंद्र के। और जांच किसकी कर रहे हैं? और इनडायरेक्ट तौर पर किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? इकोनॉमी बेसिस में स्टेट्स को। अब कितना सही है कितना गलत ये मैं नहीं जानता। अब मैं उस समय दिल्ली में था, और दिल्ली में मैं जा रहा था तो बड़े बड़े बढ़िया बोर्ड लगे हुए थे दिल्ली में। उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी कि हमने हर गली गली मोहल्ले में लगाए स्ट्रीट लाइट्स, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। मैं देख के खुश हो गया कि क्या बात है। फिर जब मैं शाम को वही 8:30 बजे के आसपास जब आने लगा तो बोर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। यस, दैट इज द एडवर्टीजमेंट। कार्य हुए हो या ना हुए हो, दिखना चाहिए। यस, इसी को कैग ने अपने रिपोर्ट में दिया था। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि कैग गलत रिपोर्ट देता है, कैग सही रिपोर्ट देता है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। हाँ या ना? और संवैधानिक संस्था हमेशा ऑलमोस्ट लेवल पर कभी भी गलत कार्य नहीं करती जल्दी। यस। वो केंद्र सरकार के राफेल खरीदने को लेकर क्यों ना हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय दिया, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए ना कि केंद्र सरकार ने राफेल खरीदा जो फ्रांस से, उस पर घोटाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई शुरू की, और सुनवाई में कैग से बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगा। कैग ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के माध्यम से केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि नहीं नहीं, इसमें कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। यस, क्योंकि ऑडिट मशीनरी है, कितना पैसा आया, कितना गया, किस क्षेत्र में कितना खर्च हुआ, कितना सही खर्चा हुआ, कितना गलत खर्चा हुआ, ये सारी जानकारी कौन देता है अपनी रिपोर्ट में? कैग। और कई बार राज्य सरकारें ये मानती हैं कि केंद्र सरकारें कैग के रिपोर्ट के माध्यम से राज्यों पर क्या करने की कोशिश करती हैं? कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं। ये कई हद तक सही भी हो सकता है, इसलिए इसे बनाया ही गया है, इसलिए इसे यूनिटरी फीचर भी कह रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर।
अब अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में जो गवर्नर होता है वो उसको राज्य में लोग खुद चुनते हैं। यस, केंद्र में वहां प्रेसिडेंट होता है और राज्यों में वहां क्या होता है, गवर्नर। इनकी नियुक्ति पूरा देश कर रहा है प्रेसिडेंट की, है ना। और इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, संबंधित राज्य अपने अपने गवर्नर खुद नियुक्त करते हैं, मतलब चुनते हैं। अमेरिका में राज्यों को अधिकार दिया गया खुद को, बल्कि भारत में ऐसा, भारत में राज्यों में गवर्नर का जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बेसिकली राष्ट्रपति करते हैं, पर वो तो नाम का है ना, कर तो सेंट्रल गवर्नमेंट रही है। इसलिए जैसे ही, इस देश का नियम है, जैसे ही केंद्र में सरकार बदली, पार्टी बदली, यस, जिस तेजी से पर्टिकुलर हमारे देश में नेता कपड़े नहीं बदलते, उतनी तेजी से इस देश में राज्यपाल बदल जाते हैं। और तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट सभी राज्यों के पहले किसको चेंज करेगी, क्योंकि गवर्नर्स के थ्रू ही केंद्र सरकार राज्यों पर पूरी तरीके से क्या पाती है, नियंत्रण। किसी राज्य में कोई कानून ना बनाना हो तो राज्यपाल को बोल दो साइन मत करे। भाई पिछली बार जब भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने कई ऐसे विधेयक गवर्नर को भेजे थे, पर गवर्नर ने उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। हाँ या ना, गवर्नर ने उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। तो क्या गवर्नर अपने मन से ऐसा कर रहा है, नहीं, किसका कहने पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। आ रहा समझ में, मतलब केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए गवर्नर की नियुक्ति खुद करती है। अब कई ऐसे कमीशंस बनी, पुंछी आयोग वगैरह वगैरह, जिसमें कहा गया कि गवर्नर की नियुक्ति फिक्स्ड 5 ईयर टर्म के लिए होनी चाहिए। 5 साल से पहले उनको नहीं हटाया जाए, एक बार नियुक्ति हो जाए तो। पर ऐसा होता है क्या, नहीं। केंद्र सरकार जब चाहती है उनकी नियुक्ति करती है, जब चाहती है हटा दे। और आज भारत में जितने भी गवर्नर्स को देख लो, वो कभी ना कभी बीजेपी गवर्नमेंट में नेता थे। कोई विधायक रहा, कोई सांसद रहा, कोई मंत्री रहा, कुछ अधिकारी भी रहे, आईएएस आईपीएस, पर वो उस पार्टी की से जुड़े हुए व्यक्ति रहे, इसलिए उनको नियुक्ति मिली। यस, तो गवर्नर की नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार, ताकि किस पर नियंत्रण पाया जा सके, राज्य पर। तो ये भी यूनिटरी फीचर हो गया। एंड लास्ट, एकीकृत चुनाव मशीनरी, इस पर तो खूब आरोप लगता है, मन लगा के लगता है, और अभी लग ही रहा है। आप फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर खोल लीजिए और ममता बनर्जी के ट्वीट देख लीजिए। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वो हर जैसे ही एक गिलास पानी पीती हैं, एक बार चुनाव आयोग को सुनाती हैं। यस, क्योंकि चुनाव आयोग में बैठे हुए लोगों की भी नियुक्ति कौन कर रहा है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो कर रही है। किसके थ्रू, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, बट आदमी कौन चुनता है भाई, केंद्र। और ये चुनाव दोनों का करवाते हैं, केंद्र का भी और स्टेट का भी। अब स्टेट कई बार आरोप लगाती है, क्योंकि अब जैसे ही किसी राज्य में चुनाव घोषित हुआ, उस राज्य पर पूरा कंट्रोल किसका हो जाता है, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब जैसे कल ही मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट वेस्ट बंगाल का, पहले तो जितने भी आईएएस आईपीएस बड़े रैंक के ऑफिसर्स थे, चुनाव आयोग ने उनको उनके पद से हटाया वहां से, और अन्य अधिकारियों की उनकी नियुक्ति की। ठीक है, फिर जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा था। तो कल मैंने न्यूज में पढ़ा 200 कुछ थानों, यस, कि सभी आईओ, है ना, या फिर इंस्पेक्टर बोलिए, टीआई बोलिए,
सबको उनके पद से हटा दिया गया और कई जगहों पर नए टीआई नियुक्त किए गए और कई जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है सीआरपीएफ वगैरह के, उनको वहां अपॉइंट कर दिया गया कि आप कंट्रोल करेंगे इस थाने को। मतलब उस पूरे राज्य पर चुनाव होने तक किसका कंट्रोल हो गया? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंटेड? और राज्य हमेशा ही आरोप लगाती हैं कि इलेक्शन कमीशन किसकी सुनती है भाई? बिल्कुल, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कुछ पद भी तो चाहिए, समझ रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद खाली तुम जब एक आसमान में बैठकर कार्य कर रहे हो और तुम्हारा रिटायरमेंट का समय आ रहा है, तो तुमको पता है कि रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा चपरासी भी तुमको नहीं पूछेगा। ये फैक्ट है। जब तक पद में होते हो तब तक वैल्यू होती है, पद के बाद वैल्यू नहीं होती। यस, सबसे अच्छी इस पर्टिकुलर फील्ड में ना टीचिंग फील्ड है। आप पढ़ाइए ना पढ़ाइए, कभी आप किसी को पढ़ाएंगे उसके लिए आज भी आप शिक्षक हैं, वो आज भी रिस्पेक्ट करता है आपको, इसलिए ये फील्ड बड़ी अच्छी लगती है, रिस्पेक्ट बहुत है इस फील्ड में। अब इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से किससे कंट्रोल करके रख रही है? एक तरह से राज्य को। अब हाँ, तो मैं बता रहा था कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब रिटायरमेंट आने लगता है तो लोगों को डर लगता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, खाली बैठ जाएंगे तो गड़बड़ है। तो बेटर है कि कुछ ना कुछ पद मिल जाए, यूपीएससी में मेंबरशिप मिल जाए या कुछ मिल जाए इधर उधर, मानवाधिकार आयोग में कुछ मिल जाए, कोई भी कमीशन, इतने कमीशन हैं, कहीं कुछ मिल जाए रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर मैनर में। तो इसलिए वो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनका झुकाव किसी न किसी सरकार की तरफ होता है। यस, और राज्य सरकारें हर हमेशा आरोप लगाती हैं केंद्र सरकार को कि वो इलेक्शन कमीशन का मिसयूज कर रही है। कई बार राज्य सरकार तो ये तक कहती हैं कि चुनाव केंद्र सरकार के कहने पर तय होता है कि डेट कौन सा होगा। यस, और डेट इस हिसाब से तय किया जाता है ताकि इनको फायदा हो। चुनाव के डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि एग्जांपल के लिए कि अभी मान लीजिए मेरा माहौल चल रहा है चुनाव का, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं इसी समय डेट निकलवा दूं तो मुझे वोट मिलने के चांसेस, पर वही आज से मैं 3 महीने बाद चुनाव करवा दूं तो पता चल रहा है मेरी लहर तब तक वहां कम हो गई, तो मुझे वोट मिलना खत्म। समझ में आ रहा है? तो कई बार डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चुनाव में। यस, तो ये हो गई एकीकृत मशीनरी। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केंद्र के चुनाव के लिए, यस, फेडरल इलेक्शंस के लिए और स्टेट के इलेक्शन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मशीनरी है, दोनों अलग अलग। क्योंकि वो कैसा देश है? फेडरल। हम कैसे हैं? यूनिटरी भी हैं हम। और हम किसके फीचर्स देख रहे हैं? यूनिटरी फीचर्स देख रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है भैया? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट फीचर लिखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हो गया। यस, इसको लिख कर छोड़ दो। यस, बस मैं बताऊंगा बाद में। बस इतना याद रखना कि राज्य सरकारें अगर कोई बिल पास करती है तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। किसके पास भेज सकती है? राष्ट्रपति। राज्य के विधेयकों पर वीटो। तो राज्य के जो विधेयक बिल पास होते हैं उस पर हस्ताक्षर किसको करना चाहिए? गवर्नर को। पर गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो बिल को किसके पास भेज सकता है? किसके पास चला गया? केंद्र के पास। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। वीटो ओवर स्टेट बिल्स। नेक्स्ट फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा। कौन सा गवर्नमेंट है? द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, 2 टाइप की सिस्टम होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। और
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं होती हैं, हाँ या ना? भारत, अब मैं कल पढ़ रहा था तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रेमबल को सदन में पेश कर रहे थे, मतलब वो उद्देशिका उस समय, तो वो बाद में प्रेमबल बना। जब हमारा संविधान बन रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था, पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जब उन्होंने उसे सदन के सामने रखा तो वो कह रहे थे कि हमारे बहुत सारी चीजें जो हमारा पिछला देश जिसके हम गुलाम थे, हमने उनसे लिया है ना? और ये डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश में जो बेहतर, जिससे चीजें बेहतर हों, जो चीज ज्यादा बेहतर हो, हम उसके तरफ जाएंगे, हाँ या ना? और फिर जो हमारे प्रेमबल में सोशलिज्म बाद में डाला गया, वो आज आपको दिखाई दे रहा है, 1946 में डाला, उससे पहले नहीं था वो। उस सोशलिज्म को लेकर बहुत बात करते हैं हम, यस, कि हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, समाजवादी देश हैं, बार बार उस चीज को बात कर रहे हैं। बाकी भी मैं पढ़ ही रहा हूं, तो धीरे धीरे उस पर बात करेंगे। और ठीक है, अभी तो शुरू ही कर रहा था। चलिए, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारी जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दिखाई देता है, जो कि हमने ब्रिटेन से छापा, हाँ या ना, यूके से। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है, जो कि आपको अमेरिका में दिखाई देगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यस। एक संसदीय शासन व्यवस्था दिखाई दे रही है, दूसरी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था दिखाई दे रही है। अब इन्हीं दोनों में बेसिकली हमको अंतर करते जाना है। तो डिफरेंस लिखेगा, हेडिंग में नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट। एक साइड पार्लियामेंट्री लिख लीजिए, एक साइड प्रेसिडेंशियल लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पार्लियामेंट्री में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, यहां सिंगल, प्रेसिडेंशियल में लिख लीजिए सिंगल। क्लियर? क्यों लिख रहा हूं? वाई ड्यूअल एग्जीक्यूटिव और सिंगल एग्जीक्यूटिव? पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या कह रहा हूं? दोहरी कार्यपालिका। और प्रेसिडेंशियल, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या कह रहा हूं? एकहरी कार्यपालिका, सिंगल, एकल, हाँ या ना? अब ऐसा इसलिए क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य का प्रमुख, देश नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं, किसका? राज्य। पढ़े ना, राज्य मतलब राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र का प्रमुख होता है। किसका होता है? नाम मात्र का, काम का नहीं, नाम का। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यस, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, नाम मात्र का। जबकि गवर्नमेंट, सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इज द रियल हेड, एक्चुअल हेड। ये नाम मात्र का नहीं है, ये रियल पावर है इसके हाथ में, द रियल हेड, वास्तविक प्रमुख है। ये नाम मात्र का है। कौन? राष्ट्रपति। पढ़िए, राज्य का मुखिया कौन?
सरकार का मुखिया कौन? यस। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका अर्थात क्या होती है? विधिक कार्यकारी, केवल कानूनी रूप से प्रमुख है वो, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका, मतलब वास्तविक कार्यकारी। इंग्लिश में कहते हैं, देखिए, डी इज योर एग्जीक्यूटिव, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। और डी फैक्टो लैटिन वर्ड है, डी फैक्टो किसका? प्राइम मिनिस्टर के लिए। डी इज योर का मतलब होता है नाम मात्र का प्रमुख होना। किसका होना? विधिक प्रमुख नाम मात्र का। जबकि डी फैक्टो का मतलब होता है द रियल वन, जिसके पास रियल पावर है। यस। तो इस वर्ड को ब्रैकेट में लिख लो, डी इज योर, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले लिखना। डी इज योर लिखना प्रेसिडेंट में और डी फैक्टो लिखना प्राइम मिनिस्टर में, प्रधानमंत्री में। हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में लिखना, ये जो लिखी हुई है डी फैक्टो और डी इज योर। क्लियर हो पा रहा है इतना? फिर वापस आऊं मैं, लिख लिया डी इज योर एंड डी फैक्टो, लैटिन वर्ड। अब देखिए, यहां पर राज्य का प्रमुख कौन? सरकार का प्रमुख कौन? जबकि जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहां पर राज्य का और सरकार का, गवर्नमेंट का, दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा। और कौन होगा? प्रेसिडेंट। एक सिंगल एग्जीक्यूटिव हुआ ना कि नहीं हुआ? बोलो नहीं हुआ? हो गया ना? दैट इज द कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव और सिंगल एग्जीक्यूटिव। कुछ बच्चे, मैं जानता हूं, आई थिंक क्या है आप लोगों को कुछ पॉलिटिक्स कुछ बच्चों की हो गई है, तो तुम लोग कैसे कर रहे हो? आंसर काहे नहीं करते हो? जो भी है, एक दो लोग बच्चे जो पढ़े हैं, क्यों आंसर नहीं करते हो? करने की आवश्यकता है। कहा भैया, काहे नहीं करते हो? ठीक है, चलिए दूसरा। क्लियर हो पा रहा है इतना? हाँ है ना? भारत में एक राष्ट्रपति हो गया जो केवल नाम मात्र का प्रमुख है। हाँ है ना? और वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो वही करता है जो प्रधानमंत्री कहते हैं। हाँ या ना? पर कई ऐसे मामलों में देखने को मिला जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आपसी लड़ाइयां दिखाई देती हैं। अगर राष्ट्रपति कोई पावरफुल पर्सन बन गया तो फिर प्रधानमंत्री भी कमजोर दिखने लग जाता है। अब राजेंद्र प्रसाद साहब और जवाहरलाल नेहरू की लड़ाइयां देख लो आप, या फिर राजीव गांधी जब सरकार बनी तो उनकी लड़ाई उनके माता के सलाहकार ज्ञानी जैल सिंह से देख लीजिए। यस, ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट बने, उस समय प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी, उनकी नहीं पटती थी। यस, जब पोस्ट ऑफिस बिल पास हुआ पार्लियामेंट से, तो ज्ञानी जैल सिंह फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था और उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। यस, फिर मोदी सरकार आई। मोदी सरकार जब थी तो बार बार मोदी सरकार लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के अध्यादेश लेकर आ रही थी, जिसके वजह से प्रणब मुखर्जी साहब ने उनसे कहा कि नहीं भाई, ये सही नहीं है, मैं चाहूं तो अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके इनको रोक सकता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बात प्रणब दा की जो बेटी हैं उन्होंने अपने बुक में भी लिखी है, उनके पिता के, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल प्यार से कहा कि नहीं आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने लड़ना चाहा। प्रणब मुखर्जी खुद भी इस चीज़ को न्यूज़ चैनल में बोले थे जब वो राष्ट्रपति के पद से हटे कि ऐसी हुई, और मोदी साहब ने मेरी बात प्यार से सुनी।
और फिर एक तरह से प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री खुद भी कई बार कह चुके हैं कि मोदी साहब जो थे वो कई बार अपने गुरु के तौर पर प्रणब मुखर्जी को मानते थे। पर प्रणब मुखर्जी किस पार्टी से थे? कांग्रेस। ये होता है ना, पार्टी अलग होनी चाहिए पर देश पहले होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के, देखिए वो बीजेपी के साथ मिलकर चल रहे हैं। मोदी किसके? बीजेपी के। प्रणब मुखर्जी के साथ मिलकर चल रहे हैं क्योंकि प्रणब मुखर्जी के पास जो नॉलेज थी केंद्र में सरकार को चलाने की, वो मोदी जी के पास नहीं थी जब मोदी सरकार में आए। और यह माना जाता है कि अगर प्रणब मुखर्जी साहब को कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए खड़ा कर देती तो वो नहीं हारते। बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत जानकारियां थी, बहुत अच्छे पॉलिसीज बनाने को लेकर बहुत अच्छे कार्य कर सकते थे वो। बट वही है, राजनीति होती है, क्योंकि किसी अच्छे व्यक्ति को बना दिया जाए तो जो कमजोर है वो दब जाता है। राजनीति तो वही है ना। और अगर कमजोर को उठाना है तो थोड़े अच्छे लोगों को किनारे करना पड़ता है। ये तो राजनीति है। क्लियर हो पा रहा है? पहला। दूसरा लिखिए, सेकंड पॉइंट, मेजॉरिटी पार्टी रूल। पार्लियामेंट्री में लिखिएगा मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल, बहुमत दल का शासन। बहुमत दल का शासन इस तरफ लिखना है और दूसरी तरफ लिखिए बहुमत दल का शासन लिख लिया। दूसरी तरफ लिखिए इंग्लिश में प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड सेपरेटली for a fixed term, राष्ट्रपति एवं विधायिका एक निश्चित समय के लिए पृथक रूप से चुने जाते हैं। अब समझिए, हमारे देश में पार्लियामेंट है और इसमें एक सदन है लोकसभा, हाँ या ना? लोकसभा में सीटें हैं 543 और जो भी व्यक्ति 272 प्लस सीट लेकर आ जाएगा, जो भी पार्टी, उसकी क्या बनेगी? सरकार। और उसी का क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, जो सरकार का प्रमुख कहलाएगा। हाँ या ना? यस या नो? मतलब प्राइम मिनिस्टर हमेशा किसका मेंबर होगा? संसद का। और सरकार किसकी बनेगी? जिसके पास क्या होगी? मेजॉरिटी, बहुमत होगी। हाँ या ना? क्या होगी? बहुमत होगी। जबकि दूसरी तरफ जब हम अमेरिका में बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वहां की संसद, कांग्रेस, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसका इससे कोई लेना देना नहीं और इसका इससे कोई लेना देना नहीं। यस? अभी प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यस? पर यहां पर बहुमत है डेमोक्रेट्स के पास। किसके पास? डेमोक्रेट्स, जो कि विपक्षी पार्टी है वहां की। भारत में ऐसा है क्या? केंद्र में प्रधानमंत्री कौन से पार्टी से हैं? अरे किससे? अरे हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री कौन से पार्टी से हैं? बीजेपी से है ना। और हमारी संसद में बहुमत किसके पास है? जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता।
संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अलग से चुना जाता है, उसके चुनाव में वहां की संसद का कोई लेना देना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस क्या है, ये अमेरिका का संसद है, हाँ या ना। और यहां पर किसके पास बहुमत है, विपक्षी दल के पास, पर सरकार किसका है, विपक्ष का। सरकार है रिपब्लिकन का और बहुमत किसके पास है, डेमोक्रेट्स। ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां पर बहुमत का शासन नहीं चलता, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति अलग से चुने जाते हैं और संसद अलग से चुनी जाती है। संसद का कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है भाई, यस नो। नेक्स्ट, इसमें लिखिएगा इस तरफ, पार्लियामेंट्री वाले में, संसदीय वाले में। क्लियर है इतना? पार्लियामेंट्री वाले में लिखिए ड्यूअल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता, और उधर लिखिए सिंगल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता, वहां लिखिए सिंगल मेंबरशिप। अब देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो कार्यकारी है, कार्यपालिका है, बताया ना भाई। सरकार क्या होती है, अस्थायी कार्यपालिका, और जो आप अधिकारी बनेंगे क्या बनेंगे, स्थायी कार्यपालिका। तो प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो तो एग्जीक्यूटिव है, मतलब ही इज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब ये किसके सदस्य हैं, संसद के। दोहरी सदस्यता है कि नहीं इनके पास, ये कार्यपालिका के भी सदस्य हैं और विधायिका के भी, हाँ या ना। नहीं आ रहा समझ, किसको नहीं आया है बताइए, आया मैडम? हाँ, ये वाला नहीं आया, इससे पहले आया था, इससे पहले भी नहीं आया था, मतलब ये वाला आया था ना। प्रधानमंत्री जो हैं, हाँ या ना, प्रधानमंत्री का जो पद है वो कार्यकारी पद है, कार्यपालिका। देखिए, जो भी पॉलिसीज बनाएगी, जो भी नीतियां बनाएगी इस देश में, हाँ या ना, वो कार्यपालिका होगी। क्या होगी, कार्यपालिका। और जो कानून बनाएगा, हाँ या ना, जो क्या बनाएगा कानून, वो क्या कहलाएगा, विधायिका। क्या कहलाएगा, विधायिका कहलाएगा। अब प्रधानमंत्री जो भी बैठा है अपने पद पे, सबसे पहले वो कहां चुनकर आता है, पार्लियामेंट में। जैसे मोदी जी लोकसभा में चुने गए हैं, मनमोहन सिंह राज्यसभा में चुने गए थे, उनको संसद में चुनकर आना जरूरी है। यस, सबसे पहले उनको कहां की मेंबरशिप मिल गई, विधायिका की, लेजिस्लेचर की। फिर उन्होंने शपथ ले ली एज अ प्रधानमंत्री, तो वो किसके सदस्य बन गए, कार्यपालिका के। अब आवा थे समझ में कि नहीं आते, आया कि नहीं आया, अब आ गया कुंजम कुंजम, थोड़ा थोड़ा आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक, जबकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, इसका वहां के विधायिका से कोई लेना देना नहीं, केवल ये किसका मेंबर है, कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का। वहां की विधायिका से इसका कोई लेना देना नहीं है अमेरिका में। आ रहा है समझ में, क्लियर है? यस। नेक्स्ट, इधर लिखिए लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नेतृत्व पार्लियामेंट्री में। दूसरी तरफ लिखिए डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का नियंत्रण। दूसरी तरफ राष्ट्रपति का नियंत्रण। क्लियर हो पा रहा है? सुनिए, भारत में
प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, लीडर है वो, यस। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति अकेले ही सब पूरे पावर राष्ट्रपति के हाथ में ही होते हैं, पूरे पावर सारे के सारे। भारत में प्रधानमंत्री है और आधी शक्तियां मंत्रिमंडल को बट गई, अन्य मंत्री को। डिफेंस मिनिस्टर देख रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देख रहा है, हाँ या ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देख रही हैं, मैडम देख रही हैं, पता नहीं क्या देख रही हैं, पर देख रही हैं, यस। तो इस तरीके से काम बढ़ गए हैं और उन सभी का लीडर, मतलब उन सभी के कार्यों का नेतृत्व करता कौन है यहां पर भारत में? प्रधानमंत्री। कि उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे वो। पर अगर कोई, भाई लीडर का मतलब क्या होता है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस? बॉस का मतलब तुमको चमका के रखेगा दिन भर, चल खड़े हो जा, बैठ जा। एंड व्हाट एवर लीडर, जो तुमको करवा रहा है वो खुद भी करने की हिम्मत रखता हो, दैट इज द लीडर। ये दो चीज डिफरेंस दिखाई देती है। तो पुलिस एंड आर्मी, पुलिस में आपको बॉस वाला सिस्टम बहुत दिखाई देगा, जबकि आर्मी में आपको लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई देती है। कि कहीं पर अगर युद्ध छेड़ा या कहीं पर आतंकवादी को मारना है तो सबसे पहले लीड जो करता है, आगे खड़ा होता है, वो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है आर्मी का, कि मेरे पीछे पीछे आओ, लीड करो, मैं लीड कर रहा हूं। इसीलिए आप देखते हैं तो मेजर रैंक और बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स की डेथ होती है। जबकि भारत में, छत्तीसगढ़ में बस्तर में जाओ, नक्सलियों को मारने के लिए कोई डीएसपी, कोई डिप्टी कलेक्टर रैंक का, कोई डीएसपी और ऊपर रैंक का अधिकारी जंगल के अंदर नहीं घुसता। कौन घुसता है? सिपाही। दैट इज द डिफरेंस बॉस एंड लीडरशिप का। यस, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। तो भारत में प्रधानमंत्री एक लीडर के तौर पर काम करता है, जो अपने सारे मंत्रियों को साथ लेकर चलता है। जबकि अमेरिका में सारे पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो जो चाहे जैसा चाहे। मतलब वहां पर जो प्रधानमंत्री के अंदर राष्ट्रपति के अंदर मंत्री काम करते हैं अमेरिका में, उनको मंत्री नहीं, सेक्रेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी। और सामान्य तौर पर वहां पर किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। मतलब राष्ट्रपति वहां पर किसी अपने दल के व्यक्तियों को नहीं नियुक्त करते, वो अपने परिवार के लोगों को ही नियुक्त कर देते हैं कई बार। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट को देखिए, उनकी बेटी, उनका दामाद, यही लोग तो हैं। यस, मतलब पूरा कंट्रोल, मतलब पूरा पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में, पूरा का पूरा। कौन मंत्री होगा नहीं होगा, कौन 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 तय करेगा? राष्ट्रपति ही तय करेगा। समझ में आ रहा है? जबकि भारत में प्रधानमंत्री एक लीडर के तौर पर काम करता है। क्लियर हो पा रहा है? दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरफ पार्लियामेंट्री साइड में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरी तरफ लिखेगा नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई उत्तरदायित्व नहीं या उत्तरदायित्व का अभाव। उत्तरदायित्व का अभाव दूसरी तरफ। अब उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व का अभाव, एक तरफ आपको देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब जैसे अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया है ना, तो उसको कोई नहीं हटा सकता। अब वो अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा करके ही जाएगा। यस, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उसको हटाना। जबकि भारत में प्रधानमंत्री एवं उनके जो अन्य मंत्री हैं वो कहां से आए हैं? लोकसभा के बहुमत प्राप्त करके। मतलब हमेशा उनका उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? अगर लोकसभा में उनका बहुमत गया तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा।
क्या देना पड़ जाएगा? इस्तीफा। जैसे स्विम टुगेदर सिंग टुगेदर की बात होती है, टुगेदर मतलब तैरेंगे भी साथ और डूबेंगे भी साथ वाला कॉन्सेप्ट है भारत में। मान लेते हैं लोकसभा में एक बिल आया वित्त मंत्री ने, और वित्त मंत्री उस बिल को पास नहीं करा पाई, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वित्त मंत्री कौन है? एक मंत्री है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। अब सरकार को क्या सिद्ध करना पड़ेगा अपना, और नहीं सिद्ध कर पाई तो पूरे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को एक क्या देना पड़ेगा? एक साथ इस्तीफा। दैट इज द सामूहिक उत्तरदायित्व। और सुनिए, यदि प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दे तो पूरे मंत्री परिषद को भी क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जो मंत्री और जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं भारत में, वो व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति। व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअली, बट कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भाई एज अ मंत्री मुझे कौन अपॉइंट कर रहा है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता हूं? राष्ट्रपति। जबकि मेरी सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब मंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद बनी रहेगी, कौन तय करेगा? लोकसभा का बहुमत। तो मेरा सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति हमेशा। आ रहा समझ में? हाँ है ना? जबकि अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, इस तरफ फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन शक्ति का सम्मिश्रण, शक्ति का सम्मिश्रण, फ्यूजन ऑफ पावर, फ्यूज। और दूसरी तरफ देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। दूसरी तरफ सेपरेशन ऑफ पावर। भारत में क्या दिखाई देता है? फ्यूजन ऑफ पावर। जबकि अमेरिका में क्या दिखाई देता है? सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए दो वर्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ पावर एंड द डिवीजन ऑफ पावर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ पावर? हाँ, अरे का हॉरिजॉन्टल? हाँ नहीं, कहीं का बताइए ना आप। सर जो शक्ति का पृथक्करण होगा ना वो लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऐसे होगा, और अगर डिवीजन की बात होगा तो सेंट्रल फिर स्टेट। वेरी गुड, विभाजन की बात। बहुत बढ़िया। देखिए दो वर्ड हमेशा आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरा मिलेगा डिवीजन ऑफ पावर। हिंदी में कह रहे हैं इसको शक्ति का पृथक्करण, ये, और ये है शक्ति का विभाजन। यस, शक्ति का पृथक्करण मतलब किसी देश में शक्तियों को तीन भागों में बांटना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बिल्कुल अलग अलग। जबकि डिवीजन ऑफ पावर में सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों को बांटना। जैसे भारत का कौन सा लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये डिवीजन ऑफ पावर है, शक्ति का विभाजन है, और ये शक्ति का पृथक्करण है। आ रहा समझ में? जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को बांटा जाता है तो इसको कहा जाता है शक्ति का पृथक्करण। और जब शक्तियां
केंद्र और राज्य के बीच विषयों के आधार पर बांटा जाता हो तो इसको क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है भैया। अब यहां पर देखिए, अमेरिका में क्या है, मतलब वहां पर लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग और जुडिशरी बिल्कुल अलग। पर भारत में क्या हो रहा है, जो लोग लेजिस्लेचर में आए हैं वही लोग कहां गए, कहां गए? अरे आवाज निकालो थोड़ा। कार्यपालिका में। जो व्यक्ति संसद में चुनकर आया वही प्रधानमंत्री बन गया, मतलब दोनों आपस में फ्यूज हो गए, सम्मिश्रित हो गए। हाँ या ना? यस, जुडिशरी अलग है यहां पर भी, बट जो मेंबर, जो लोकसभा का मेंबर है, जो लेजिस्लेचर का सदस्य है, वही कहां का सदस्य है? कार्यपालिका का भी सदस्य है भारत में। हाँ या ना? मतलब दोनों आपस में मर्ज हो गए, फ्यूज हो गए। दैट इज द फ्यूजन ऑफ पावर। जबकि अमेरिका में क्या है, लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। आ रहा है समझ में? यस। लास्ट पॉइंट लिखिए, कल समझाऊंगा उसको। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, निचले हाउस का विघटन, और दूसरी तरफ लीजिएगा कोई विघटन नहीं, नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कोई विघटन नहीं। दूसरी तरफ लीजिएगा, कल बताऊंगा। कल हम लोग आ जाएंगे प्रीएम्बल में। हाँ है ना? कल ही ऑलमोस्ट, कल और परसों 2 दिन की क्लास में प्रीएम्बल खत्म, और फिर आ जाएंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है।